हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी इज फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। दोस्तों, मॉर्गन स्टैनली रिसर्च ने पिछले सप्ताह एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की इस अप्रत्याशित उपलब्धि की ओर ध्यान दिलाया गया है। इसी रिपोर्ट में इस बात का संकेत भी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने अमेरिका की आर्थिक मंदी की चपेट में आ जाने की परिपाटी से भी एक हद तक मुक्ति पा ली है। ये दो अहम बिंदु न सिर्फ भारतीय बाजार की बढ़ती ताकत के संकेतक हैं, बल्कि भारत की कूटनीतिक सक्रियता और उसे भारतीय आर्थिक हितों के अनुरूप दिशा देने के सशक्त प्रयासों को भी रेखांकित करते हैं। दोस्तों, पिछले एक दशक में कॉरपोरेट टैक्स में लगभग 10% की कमी आई है और प्रभावी टैक्स की दर के 25% के स्तर पर यह एशिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है। आकर्षक टैक्स दरों की वजह से विदेशी निवेश बढ़ाने में मदद मिलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हर क्षेत्र में जिस गति से विकास हो रहा है उसने बाजार को न सिर्फ प्रोत्साहित किया है बल्कि उसकी उत्पादकता और उसमें लाभ के अवसरों को भी बढ़ाया है। पिछले 9 वर्षों में भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 2 गुनी हुई है। इसी अवधि में रेलवे में 7 गुना से भी अधिक विद्युतीकरण हुआ है और गैर परंपरागत ऊर्जा का उत्पादन लगभग 4 गुना बढ़ा है। दोस्तों, मॉर्गन स्टैनली रिसर्च का अनुमान है कि अगर भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में इसी गति से विकास होता रहा तो बहुत जल्द ही रसद लागत, जो अभी जीडीपी के 14-15% तक आती है, घटकर लगभग 8% के आसपास रह जाएगी। ये वही स्तर है जिसमें कोई अर्थव्यवस्था विकासशील से निकलकर विकसित की श्रेणी में आकर खड़ी हो जाती है। दोस्तों, भारतीय बाजार में नकद को डिजिटल लेन देन बहुत तेज़ी से पीछे छोड़ रहा है। यह न सिर्फ अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ा रहा है बल्कि उसे गतिशील भी कर रहा है। जीडीपी के सापेक्ष डिजिटल लेन देन 2015-16 में महज 4.4% था, जो वर्ष 2022-23 में 76 पॉइंट हो गया है। इस बदलाव का एक बहुत बड़ा कारण भारत सरकार की वित्तीय समावेशी नीतियां हैं, जिसने समाज के हर वर्ग और देश के हर कोने को इस बदलाव के लिए मानसिक रूप से और कौशल के साथ तैयार किया। भारतीय अर्थव्यवस्था को पिछले 9 वर्ष की उपलब्धियों का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, वो है प्रत्यक्ष लाभांतरण यानी कि डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। नंबर 1, चाहे मनरेगा का भुगतान हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, किसान सम्मान निधि हो या छात्रवृत्ति हो, सब में लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक या पोस्ट ऑफिस के खाते में पहुंचाया गया। नंबर 2, पिछले 9 सालों में लगभग 29.4 खरब मूल्य यानी कि 29.4 ट्रिलियन रुपीज़ का प्रत्यक्ष लाभांतरण लाभार्थियों के खातों में पहुंचा। 2020-21 में ऐसे लाभार्थियों की संख्या लगभग 10 करोड़ तक पहुंच गई। नंबर 3, बाजार की ज़रूरत के अनुरूप रोजगार के अवसर बढ़ाने और बाजार एवं श्रम के बीच एक कारगर पुल बनाने के लिए ई श्रम और श्रम सुविधा जैसे पोर्टल बनाए गए हैं, जिन पर लगभग 3 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और इसमें आधे से अधिक महिलाएं हैं। नंबर 4, कर्मचारी भविष्य निधि के योगदान करने वालों की बढ़ती संख्या इस बात की ओर इशारा करती है कि संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। 2022-23 में ऐसे कर्मचारियों की संख्या 11.5 करोड़ हो गई थी, जो 2020-21 तक महज 8.5 करोड़ थी। इन बदलावों से एक बात साफ होती है कि अब संगठित क्षेत्र सिकुड़ रहा है और संगठित क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। यह इससे साबित भी हो रहा है कि भारत दुनिया की दूसरी सबसे तेज़ी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है। मॉर्गन स्टैनली रिसर्च के भारतीय अर्थव्यवस्था पर की अनुमानों की पुष्टि 31 मई को राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के आंकड़ों से भी होती है। भारत का सकल घरेलू उत्पाद 2022-23 में 7.2% की दर से बढ़ा, जो पूरी दुनिया में सबसे अधिक दर रही। भारत ने राजकोषीय घाटे का अपना 6.4 का लक्ष्य भी पूरा कर लिया। दोस्तों, पिछले 9 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था के कायाकल्प और संभावनाओं को मॉर्गन स्टैनली रिसर्च ने ग्राफिक से दिखाया है। उसमें विशालकाय हाथी को चीता में रूपांतरित होते और लंबी छलांग लगाते हुए दिखाया गया है। हम इस बात की पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि मौजूदा आर्थिक नीतियों और उसकी हितपोषक कूटनीतिक प्रयासों की निरंतरता से भारत न सिर्फ अर्थव्यवस्था के आधारभूत मानकों और अपनी लोक कल्याणकारी योजनाओं से जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा, बल्कि निवेशकों एवं उद्योगों का पसंदीदा लक्ष्य भी बनेगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।